लाइट ईयर। क्या ए दूरी मापने की इकाई, बी तापमान मापने की इकाई, सी चमकता तारा एंड डी, इनमें से कोई नहीं। तो हम बता चुके आप लोगों को क्या था ये दूरी मापने की इकाई थी। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है ये भी बता दिए थे, 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो लाइट ईयर क्या है, ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी मापने की इकाई। इसको मिटा दें। क्वेश्चन आप लोग करते रहिए, आप लोगों को जहां से भी मिले, जिस भी बुक से मिले, एनईएफ से मिले, जैसे भी मिले क्वेश्चन जरूर करिए, क्योंकि हो सकता है कि कौन सा क्वेश्चन कब तक आ जाए कोई ठीक नहीं है, उसी में से आ जाए। और क्वेश्चन आप लोग करते रहेंगे तो आप लोग को ये भी पता रहेगा कि हम लोग सिलेबस कितना कंप्लीट करते हैं, कितना कंप्लीट सिलेबस हो रहा है। पता चला कि क्वेश्चन कर ही नहीं रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लास्ट टाइम में देखे तो क्वेश्चन ही नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं करना। जब आप कोर्स पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो आपकी जो स्टडी हो फुल स्टडी होगी, एकदम पूरे के पूरे आप तैयार रहेंगे, अपने हथियार से तैयार रहेंगे कि लड़ाई लड़ सकते, वरना बिना लड़ाई हथियार की लड़ाई नहीं होती है। आधा अधूरा होगा युद्ध हार जाएंगे। तो हमें हारना नहीं है, जीत के लिए हमेशा लड़ाई लड़ना है, पढ़ना है सलेक्शन लेने के लिए। अगला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। संकेत करते हैं ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। तो कौन से हैं? मान लीजिए ऑप्शन हम आपको देंगे कि वृष हो गया, मृड हो गया, जैसे ऑप्शन ए हो गया वृष, ऑप्शन बी हो गया मृड, ऑप्शन सी हो गया सप्तऋषि और ऑप्शन डी हो गया आलस्य। इनमें से सही। इनमें से सही। तो क्या आंसर होगा बताइए, कौन बताएगा? हाँ बताइए, कौन? मृड। अच्छा ठीक है, बढ़िया। और आप बताओ भैया, गुरु सौरभ बताओ। सप्तऋषि। ठीक, गुड। इसका आंसर होगा सप्तऋषि। आगे ये सब हम पढ़ेंगे, जब विस्तार पढ़ना शुरू कर देंगे डिटेल में, तो ये सब पढ़ेंगे। अभी आप लोग क्वेश्चन कर लिए, ताकि जो आए वो क्वेश्चन है वो न छूटे, और क्वेश्चन भी होते रहे, पता चला कि मिस कर गए तो फिर बाद में नहीं पढ़ पाएंगे। तो इस तरह क्वेश्चन भी होते रहे। ठीक है, आगे अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लोगों को सभी लोगों को बोल रहा हूँ, भैया पढ़ने पे ध्यान दो। नया साल शुरू हो गया है, मौसम भी लगभग ठीक ही है, बहुत गड़बड़ नहीं है, पढ़ने लायक मौसम है। तो जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग
पढ़ाई करिए और सिलेक्शन दीजिए। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने बताया था, हालांकि मैं बता चुका हूं फिर भी बता दे रहा हूं कि सर्वप्रथम किसने बताया था कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। सर्वप्रथम किसने बताया था, किसने बताया था कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। बताइए, ए ऑप्शन में दे दीजिए, गैलीलियो, बी कोपरनिकस, सी कांट एंड डी न्यूटन। बताइए किसने कहा था, कोपरनिकस। इसी को हम लोग कोपरनिकसीय क्रांति बोलते थे, है ना। तो सूर्य की परिक्रमा, इसके बारे में इन्होंने पहली बार यही कोपरनिकसीय क्रांति के समय ये बताया था कि सूर्य क्या है, केंद्र में है और पृथ्वी इसका चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ये कब बोले थे, 154 एडी में। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं 154 एडी में। हालांकि अगर भारतीय वैज्ञानिक की बात करें तो वराहमिहिर ने, अगर भारतीय वैज्ञानिक तो वराहमिहिर ने लगभग 1000 वर्ष पहले वराहमिहिर ने लगभग 1000 वर्ष पहले ही यह बात बता चुके थे कि चंद्रमा क्या है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता था, सूर्य केंद्र में है। ये कोपरनिकस के बताने से 1000 वर्ष पहले ही महान वैज्ञानिक वराहमिहिर ने बता दिया था कि सूर्य पृथ्वी केंद्र में नहीं है बल्कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और पृथ्वी की परिक्रमा कौन करता है, चंद्रमा करता है। लेकिन वो बात उस समय सिद्ध नहीं हो पाई थी, सिद्ध किए कोपरनिकस, इसीलिए उनको कोपरनिकस क्रांति भी कहा जाता है। उस समय कोपरनिकसीय क्रांति के तहत इन्हें कहा जाता है, खगोल विज्ञान का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, आगे तो सर डिटेल हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि हमें किसी भी एग्जाम में अगर बैठना पड़े तो कोई दिक्कत न हो। चाहते तो इतना बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम लोग डिटेल में ही पढ़ेंगे ताकि कहीं से भी कुछ भी पूछ ले तो हमारे लिए कोई समस्या न हो। जैसे एक कोपरनिकस, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और आपको बता दूं, इनकी एक बुक है, पहली बार जिक्र इन्होंने उसी समय उसी में किया था, कोपरनिकस लिटिल कमेंट्री। एक इनकी बुक है कोपरनिकस की लिटिल कमेंट्री, 6वीं शताब्दी एक बुक है इनकी लिटिल कमेंट्री कोपरनिकस की, लिटिल कमेंट्री। इसी बुक में पहली बार इन्होंने, इसका एक और नाम है कमेंटेरियस, कमेंटेरियस। इसी बुक में पहली बार इन्होंने कहा था, ये क्रांति मतलब ये परिकल्पना दिया था कि सूर्य क्या है, केंद्र में और पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है, सूर्य के चक्कर लगा रही है।
तो हो सकता है कि बुक पूछ दे लिटिल कमेंट्री के बारे में पूछ दे या लिटिल कमेंट्री किससे संबंधित है, तो ये इनकी बुक है, इसी का एक नाम है कमेंटेरियस, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, तो ये रहा आपके लिए कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं और जो पूछ सकते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं अपने टॉपिक। आज का हम लोग का टॉपिक है सौर मंडल। हम लोग ब्रह्मांड पढ़ चुके हैं, कुछ उसका फैक्ट पढ़ चुके हैं, उसकी कुछ क्वेश्चंस लगा चुके हैं, आंसर भी उसके देख लिए, उसका एक्सप्लेनेशन भी देख लिए, कुछ सिद्धांत देख लिए, चुड़िया हो गई, परिकल्पना हो गया। अब आज हम लोग पढ़ेंगे सौर मंडल, अर्थात सौर मंडल की उत्पत्ति। ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, सौर मंडल की उत्पत्ति। और पहले तो हम यही पहली बात यही देख लेंगे, ये सौर मंडल एक वर्ड है हमारे लिए। तो ये क्या है सौर मंडल, मतलब इसका अपना एक मंडल होगा, सूर्य। सौर से मतलब यहां सूर्य है, तो सूर्य का मंडल, सूर्य का मंडल, सूर्य का मंडल या उसी का आभा मंडल बोल सकते हैं। जैसे गांधी जी का आभा, नेहरू जी का आभा, भगत सिंह का आभा, चंद्रशेखर आजाद जी का आभा, अब्दुल कलाम आजाद जी का आभा, मतलब उनका एक अपना मंडल था, ओहदा था। आप लोग छोटे छोटे समझ लीजिए डीएम साहब है, और डीएम साहब का अपना एक ओहदा है, एक मंडल है ना। अब उनमें पूरे जिस जिले के डीएम है उस जिले के सारे अधिकारी जितने लोग होंगे सभी लोग इनके मंडल में आएंगे, इनके इर्द गिर्द में आएंगे, इनके आदेश का पालन करेंगे। इसका मतलब कि सेंटर में कौन है, डीएम साहब है। अब यहाँ पे एसपी होंगे, डीएसपी होंगे, उसी तरह बिजली विभाग के अधिकारी होंगे, उसी तरह पानी वाटर के होंगे, नगर निगम के होंगे, मतलब सभी लोग सभी विभाग के, लेकिन सबके मालिक क्या है, यही है। फाइनली इनके आदेश का ही पालन किया जाएगा। इसका मतलब कि इनका अपना एक ओहदा है, आवरण, इनका अपना एक मंडल है, इनका अपना एक परिवार और परिवार के ये मुखिया है। सेम कहानी है सौर मंडल के साथ। सूर्य, सूर्य का अपना एक मंडल है, आभा, और इसी सूर्य मंडल में सूर्य केंद्र में है, सूर्य इस मंडल का मालिक है, और उसके चारों तरफ उसके परिवार के सदस्य हैं या ग्रह नक्षत्र जो भी आप आगे देखेंगे। तो लेकिन बेसिकली ये मालिक है, इनके कहने से ये लोग चलते हैं, इनके कहने से ये लोग उठते हैं, जैसे भी ये कहेंगे इन्हीं की बात सुनी जाएगी, इसीलिए इनका अपना मंडल है। जैसे हमें उदाहरण के तहत आपको बताया लिखे कि जैसे किसी चौराहे का नाम पड़ता है भगत सिंह चौराहा, भगत सिंह का अपने ओहदा था, मंडल था। गांधी जी के नाम पड़ता है, अटल जी के नाम पड़ता है, पटेल जी के नाम पर पड़ता है, और छोटे लेवल पे जाएंगे तो आप देखिए गांव में छोटे लेवल पे ब्रदर्स चौराहा नाम मिल जाता है, ब्रदर्स चौराहा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब कभी ये चौराहा था, इस चौराहे पे ब्रदर्स की दुकान रहा करती थी या होगी, अभी भी है। ये ब्रदर्स भाई लोग, दो तीन भाई नाम में इस दुकान को चलाते थे, और चलाते चलाते इतने प्रसिद्ध हो गए कि इनकी कई दुकानें इस चौराहे पे हो गई, और सब लोग जानने लगे कि ब्रदर्स, संजय ब्रदर्स, मोहन ब्रदर्स, जो भी आप कह लें, इनकी दुकानें हैं। तो आपको बोलेंगे कहाँ आना है, तो संजय ब्रदर्स या मोहन ब्रदर्स के चौराहे पे आना है। इसका मतलब कि ये चौराहा इन्हीं के नाम पड़ गया, ये एरिया भी इन्हीं के नाम से जाने जाने लगा। तो इस एरिया के सेंटर में ये हो गए जहां से सभी जगह जाया जा सकता है। वही हाल था डीएम जी का, डीएम साहब के इर्द गिर्द सभी लोग घूमते हैं, उनके आदेश का पालन करते हैं। इसका मतलब इस एरिया के प्रकार से मालिक हो गए, इनका अपना एक परिवार मंडल हो गया। उसी तरह है सूर्य का, सूर्य का एक मंडल इनके चारों तरफ, और सूर्य अपने मंडल के मालिक है, इसीलिए नाम पड़ेगा सौर मंडल। अर्थात जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी विद्या होगी वो सूर्य से ही प्रभावित होगी, सूर्य के इर्द गिर्द होगी, सूर्य को केंद्र में रखते होगी, इसीलिए इसका नाम पड़ा सौर मंडल। अब उत्पत्ति के बारे में भाई जी हम बताते हैं कि जो कुछ भी है पृथ्वी पे उसकी उत्पत्ति हुई है, और उत्पत्ति हुआ है तो विनाश भी होगा, उसका अंत भी होगा, ऐसा मानना, और ये ध्रुव सत्य भी है, मानना भी है, सत्य भी कह सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति हुई तो उसका विनाश निश्चित है। तो इसका मतलब कि सूर्य की उत्पत्ति हुई होगी, और सूर्य क्या है, एक तारा। तो
उत्पत्ति के संबंध में दो सिद्धांत मिलते हैं। पहला मिलता है मोनोलिस्टिक थ्योरी और दूसरा मिलता है ड्यूअलिस्टिक। उसी को बोलते हैं एकल तारा सिद्धांत और इसको बोलते हैं द्वितारा सिद्धांत। ठीक है, किसी को दिक्कत देखने में, आवाज में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा आप लोग। तो सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में दो सिद्धांत दिए जाते हैं, एक है मोनोलिस्टिक एकल सिद्धांत, एकल तारा सिद्धांत, दूसरा ड्यूअलिस्टिक द्वितारा सिद्धांत। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, थोड़ा सा डीपली है लेकिन मजा आएगा पढ़ने में। और पढ़ना चाहिए डीपली, है ना, सतही तैयारी कभी भी नहीं करना चाहिए, ओछी तैयारी नहीं करना चाहिए, ऊपर ऊपर से नहीं भागना चाहिए। वो अलग की बात है कि आप ऊपर ऊपर पढ़े, सतही तैयारी किए, क्वेश्चन फंस गया तो अच्छी बात है, नहीं फंसा तो फिर आप फंस जाएंगे। तो हम फंसे ही ना, तैरना अगर हमें आता तो अच्छे से आए, क्योंकि क्या पता कि हमें कब किस पानी से मुलाकात हो जाए। कोई जरूरी थोड़ी है कि हम तालाब में ही तैरेंगे, नदी में भी तैर लेंगे, नदी से बड़ी नदी में भी तैर लेंगे। तो नहर नदी कहीं भी हम तैरना हो हमें, तो तैरना अच्छे से ही आना चाहिए। नहीं आ रहा तो हम लोग सीखेंगे, तैरेंगे लेकिन अच्छे से। तो पढ़ाई भी करेंगे तो मजबूती के साथ करेंगे, अच्छे से करेंगे। ये नहीं कि सतही तैयारी किए और उसी से काम चला लिया, ऐसा नहीं। काम चलाओ तैयारी नहीं है, शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है, हमें शॉर्टकट अपनाना ही नहीं है, हमें अपने बेस को अच्छा बनाना है, अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। आज पढ़ते हैं हम लोग, अभी पढ़ते हैं मोनोलिस्टिक थ्योरी, मोनोलिस्टिक सिद्धांत, एकल तारा सिद्धांत। किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है अभी तक? नहीं पूछना। कोई जानता है मोनोलिस्टिक या फिर एकल तारा सिद्धांत किसने दिया था या कौन कौन दिए थे? कोई बता देगा? सर्दी का असर दिख रहा है, इतनी सर्दी नहीं है, पढ़ने के बाद गर्मी अपने आप आ ही जाती है, क्योंकि जब मजा आने लगता है ना किसी चीज में तो गर्मी आ ही जाती है। इसलिए भैया पढ़िए, पढ़ने का जो मजा है वो किसी चीज में नहीं है। अगर आप पढ़ लिए, एक बार पढ़ने का नशा आपको लग गया तो दुनिया के सारे नशे इसके आगे घूमिल है। क्योंकि जो पढ़ लिख के जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो बाकी सारे कॉन्फिडेंस उसके आगे पीछे हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब कितना समय निकल गया और हम कहां से कहां पहुंच गए। आप देखिए, अगर मतलब आपके अधिकारी लोग आते हैं, कितना मजा आता है, लाल बत्ती लेके करके आते हैं, कितना अच्छा लगता है। अधिकारी लोग घूमते हैं, उनके साथ उनके गनर्स आते हैं, ओहदे आते हैं, सब आते हैं, तो ये सब देख के अच्छा लगता है। तो वैसे थोड़ी बने हैं अधिकारी, उन्होंने उसके लिए कठिन परिश्रम किया है तब बने हैं। तो हम लोग भी परिश्रम करेंगे, परिश्रम से नहीं भागेंगे। मोनोलिस्टिक थ्योरी, मोनोलिस्टिक सिद्धांत, एकल सिद्धांत। इसमें भी दो सिद्धांत हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें भी दो सिद्धांत देखेंगे, एक एक सिद्धांत आगे बढ़ेंगे। पहला है गैसियस थ्योरी ऑफ कांट। गैसियस थ्योरी ऑफ कांट, इमैनुअल कांट, कांट की गैसीय इमैनुअल थ्योरी ऑफ कांट। ठीक है, कांट का गैसीय सिद्धांत। और दूसरा है लाप्लास की निहारिका सिद्धांत, नेबुला थ्योरी ऑफ लाप्लास। नेबुला हाइपोथेसिस बोला जाता है, क्यों बोला जाता है आगे पढ़ेंगे। हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास, हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास, लाप्लास का निहारिका संकल्पना। लाप्लास का निहारिका परिकल्पना, लाप्लास का निहारिका परिकल्पना।
ये दो सिद्धांत को हम लोग मोनोलिस्टिक थ्योरी में पढ़ेंगे। ठीक है, लाप्लास का, न्याय का, परिकल्पना और गैसियस थ्योरी ऑफ कांट का गैसीय सिद्धांत। तो अब आते आइए एक एक करके को देखते हैं हम लोग। इसको मिटा देते हैं यहां से। पहले कांट जी को देख ले, फिर लाप्लास जी को देखेंगे, लेकिन देखना दोनों लोगों को है, क्योंकि क्वेश्चंस दोनों लोगों से आएंगे। कोई कुछ बताएगा इनके बारे में, महापुरुषों के बारे में कुछ बताएगा? बताइए बताइए। चलिए हम बताते हैं। गैसियस थ्योरी ऑफ कांट, ये थ्योरी कब आई थी? 1755 एडी में, 1755 में ये दिए थे। ये परिकल्पना, ये सिद्धांत को इन्होंने दिया। अब इसके पहले थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड में जाते हैं। हम लोग देखे थे जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी तो हम लोग क्या देखे थे? एक विशाल गोला था, इस गोले में विस्फोट हुआ था। विस्फोट होने के बाद इससे क्या निकले थे? कई चीज निकले थे, धूल के कण, गैस, उष्मा, ये सब निकले थे। यही तो हम लोग देखे थे, यही देखे। कांट का ये कहना है कि ये जो गैस निकले थे, हाइड्रोजन यही जो हीलियम का निर्माण किए थे, तो ये कांट का ये कहना है कि अंतरिक्ष में जैसे ये जब विस्फोट हो गया तो यूनिवर्स में चारों तरफ गैस फैल गया। ये जो बड़ा पिंड विस्फोट किया इसमें से, तो पूरे अंतरिक्ष में गैस फैल गया। धूल के कण भी फैले होंगे। जब गैस फैल गया पूरे अंतरिक्ष में, तो ये बोले कि इसमें से गैसें भी दो तरह की हैं। एक भारी गैस, इसको अलग नोट करते हैं, ठीक है। एक मान लीजिए ये है भारी गैस, कुछ ऐसा निकला, ये है भारी गैस, और इसी में एक निकली हल्की गैस। हल्की गैस, एक भारी गैस निकली और एक हल्की गैस निकली। अर्थात मान लेते हैं भारी गैस कुछ इतना बड़ा था और हल्की गैस कुछ इतना बड़ा, ऐसे निकली भारी गैस। अब इनका ये कहना था कि जब ब्रह्मांड में गैसें चारों तरफ फैल गई, तो जब ये विस्फोट हुआ था टेम्परेचर बहुत अधिक था, धीरे धीरे जब टेम्परेचर डाउन हुआ, तापमान कम हुआ, तो ये जो भारी गैसें थी, ये भारी गैसें इस हल्की गैस के पछा, अर्थात ये भारी गैस इस हल्की गैस को अपने तरफ आकर्षित करना शुरू कर। मान लीजिए यहां से इस तरह मतलब जितनी हल्की गैसें थी वो भारी गैसें की तरफ आना शुरू हो गई, आकर्षित होना शुरू हो गई। अब ये जो इतनी बड़ी गैस थी, ये गैस जो इतना बड़ा था, ये गैस आप देख रहे हैं इतना बड़ा था, ये छोटी छोटी गैसें होगी, ये बढ़ने लगा। सीधी सी बात है। जैसे मान लीजिए हम एक रोटी खा रहे हैं, थोड़ा पतले रहेंगे, 2 रोटी खा रहे हैं, उससे थोड़ा मोटा होंगे, 3 रोटी खा रहे हैं, उससे थोड़ा मोटा होंगे, 4 रोटी खाएंगे और मोटा होंगे, 10 रोटी खाने लगे, 15-20 रोटी खाने लगे, 30 रोटी खाने लगे, तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? 1 क्विंटल का हो जाएंगे। 2-4 लोग हमें मिलेंगे उठाने वाले, फिर हम उठ पाएंगे, फिर बैठ पाएंगे, फिर ब्रह्मांड जितनी बीमारियां होंगी सब हो जाएंगी। तो ये क्या है? खाने का नतीजा है। क्योंकि हम अगर वर्क ना करें, सिर्फ खाते जाए और वर्क करने के बाद भी अगर ओवर डाइट लें तो वैसे ही होगा। तो इनके साथ भी यही हुआ। ये जो भारी गैस थी, ये हल्की गैसों को अपने तरफ आकर्षित कर गई और ये धीरे धीरे छोटे पिंड एक बड़े पिंड के रूप में बदल गई। मतलब जो पिंड इतना बड़ा था वो एक समय बाद इतना बड़ा हो गया। इसमें कोई नया चीज नहीं है। हम बताए थे कि भारी पिंड का विस्फोट हुआ, लगभग 15 वर्ष पहले विस्फोट होने के बाद उसमें से ऊर्जा निकला, उष्मा निकला, टेम्परेचर था, उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स निकले, डस्ट पार्टिकल्स निकले, धूल के कण निकले थे। इसी गैसों से फिर हमें क्या मिला था? किसका निर्माण होता? तारों का निर्माण हुआ था। ये गैसें एक जगह संघनित होने लगी। जब टेम्परेचर कम हुआ तो धीरे धीरे ठंडा होकर संघनित होने लगी थी। तो यही जब ठंडा होकर छोटे छोटे जो हल्की गैसें थी वो भारी गैसें की तरफ आकर्षित हो गई और भारी गैसें की तरफ आकर्षित हुई तो इनका आकार थोड़ा बढ़ गया। अब कांट जी का ये कहना था जब इसका आकार बढ़ गया तो ये क्या हो गया? इनका स्पीड भी बढ़ गया। मान लीजिए
जैसे हालांकि ये थोड़ा कंट्राडिक्शन है आपको, लेकिन इनका कहना है उसी हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। मान लीजिए ये छोटी थी, जब ये बड़ी हो गई तो क्या करना कि और तेज घूमने लगी, और तेजी से ये बढ़ने लगी और इनका स्पीड बढ़ गया, इनकी गति बढ़ गई। जब इनकी गति बढ़ गई, तीव्र गति से घूमने लगी, तो इस पे एक बल काम करने लगा। ये ऐसा कांट जी का कहना था कि जब ये पिंड छोटी थी, छोटी के बाद जब और पिंडों को अपने तरफ आकर्षित की, गैसों को आकर्षित की, तो एक बड़े गैस गोले के रूप में हो गया, बड़ा गैस का गोला हो गया, पिंड के रूप में हो गया। और जब ये पिंड के रूप में हुआ तो इसकी स्पीड भी बढ़ गई। जब स्पीड बढ़ा तो इस पे एक बाहर का फोर्स काम करने लगा, बाहर की तरफ, जिसको हम बोलते हैं केंद्रापसारी बल, अर्थात सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब इसमें एक बल काम करने लगा। पहले क्या हुआ, सब गैसें बाहर आई ब्लास्ट के बाद। जब बाहर आई तो गैसें चारों तरफ फैल गई। फैलने के बाद कुछ भारी गैसें थी, उसमें कुछ हल्की गैसें थी। भारी गैसों ने हल्की गैसों को अपने तरफ आकर्षित किया। आकर्षित करने के बाद धीरे धीरे वो गैस पिंड के रूप में बनने लगा और बड़ा भी हो गया। उसके आकार में वृद्धि हो गई, आकार में वृद्धि हुई, फिर वो उसकी गति भी बढ़ गई, और गति बढ़ गई तो उस पर एक काम करने लगा केंद्रापसारी, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। और जब ये फोर्स काम करने लगा तो इसके बाहरी आवरण से, इसके बाहर के क्षेत्र से कुछ चीजें टूट गई, कुछ पिंड टूट गए, या कुछ गैस फिर से टूट गई और वो बाहर चली गई, इस तरह बाहर चली गई। और बाहर चले जाने के बाद ये कहीं दूर न जाकर इसी कक्षा में इसी पिंड की परिक्रमा करने लगी। जो ये छोटे छोटे पिंड टूटे, वही पिंड क्या ग्रह कहलाए। और जो ये मूल पिंड था, वो क्या कहा गया, सूर्य कहलाया। अर्थात ये जो बड़ा गैस का गोला था, जो मूल रूप में रह गया, उस गैस के गोले को क्या बोला गया, सूर्य बोला गया। और जो छोटे छोटे गैस के गोले टूट के इससे अलग हुए, उस गैस के गोले को ग्रह कहा गया। अर्थात जो आज 8 ग्रह हम लोग देख रहे हैं, वो यही गैस के गोले हैं, ऐसा इनका कहना था, कांट का कहना था। ये क्यों हुआ, क्योंकि केंद्रापसारी बल लगा, उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम किया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम किया तो ये टूट गए, टूट के फिर अपने ही मूल ग्रह के, अपने ही मूल पिंड के चक्कर लगाने लगे। इस तरह सूर्य का ही चक्कर लगा, जो बचा हुआ पिंड था उसको सूर्य कहा गया, अर्थात जो बचा हुआ गैस का गोला था उसको सूर्य कह दिया गया। जो छोटे छोटे गैस के गोले टूट के बाहर आए, उसको ग्रह कहा गया। जैसे इसको एक कहानी रूप में भी मान लीजिए, समझ लीजिए कि मान लीजिए 2-3 भाई, 4 भाई हैं। 4 भाइयों अच्छे से सहमति से रह रहे हैं, लेकिन उनपे क्या हुआ कि पड़ोसी लोग ने दबाव डालना शुरू किया, उनके कान भरने शुरू कर दिए। पड़ोसी क्या है उनके लिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, बाह्य बल है। वही केंद्रापसारी बल है जो बाहर की तरफ लगते हैं। वो पिंड पे उन भाइयों पे उनका काम करना शुरू कर दिए, काम भरना शुरू कर दिए। क्या करेंगे लोग, अपने में ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे, उनकी बुराई उनसे, उनकी बुराई उनसे करना शुरू कर दिए। बता दिए पड़ोसी लोग कि छोटे वाले के विरुद्ध बड़े वाले ने ऐसा बोलता था, बीच वाले के लिए बड़े वाले का मनोभाव ऐसा था, उसकी प्रकृति ऐसी थी, उल्टा सीधा सोच रखता है, विचार रखता है। और परिणाम क्या हुआ, चारों भाई टूट गए। टूट गए किसलिए टूट गए, क्योंकि पड़ोसियों की रणनीति थी, चाल थी। उन्होंने इस पे क्या किया, बल फोर्स काम किया अलग अलग भाइयों पे। टूट तो गए, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं टूटे थे, या इतना भी ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम नहीं किया था, या पड़ोसियों का काम भरना इतना ज्यादा कारगर नहीं हो पाता। ये भाई यहाँ से उनके किसी दूसरे शहर में चले जाना या दूसरे गांव में चले जाना, ऐसा नहीं होता। टूटे जरूर थे, लेकिन वो उसी गांव में थे। या ये कहिए कि अगर ये घर था, यहाँ से टूटे थे, तो ये यहाँ पे घर बना लिए चारों भाई, इसको छोड़ के, या फिर इसको मान लीजिए 5 भाई रख लीजिए, एक भाई यही रह गया, 4 भाई ऐसे घर बना लिए। और ये खाना पीना, त्योहार, शादी ब्याह सब एकजुट होते रहते थे, अलग हो फिर भी, लेकिन सब एक सहमति से आज भी, या फिर उस समय भी रहा करते थे, जाया करते थे, दूसरे के सुख दुख में शामिल रहते थे। तो ये पिंड से कहीं बाहर नहीं गए, ये क्या कि उसी पिंड के इर्द गिर्द रह रहे हैं। तो अभी भी इसके इर्द गिर्द है, चक्कर लगा रहे, वही हाल होगा सूर्य के साथ। सूर्य से जो गैस टूटे थे, सेंट्रीफ्यूगल के कारण जो बाहर हुए थे, वो सूर्य का आवरण नहीं छोड़ पाए थे। उसी आवरण में, उसी के सूर्य के परिधि में घूम रहे हैं आज भी। बस ये है कि टूट के अलग अलग हो गए, इसीलिए जो टूट के अलग हुए वो ग्रह बने, और जो मूल पिंड था
मूल गैस का गोला था वो क्या था? सूर्य था। यहां तक बात समझ में आई? तो कांट जी का ये थ्योरी था, कांट का ये कहना था कि इस तरह सौरमंडल का निर्माण हुआ, सूर्य का निर्माण इस तरह हुआ। अब सूर्य क्या है? तारा, और तारे का निर्माण हम लोग पहले देख लिए कैसे होता। तो उनका कहना था कि सूर्य तो ऑलरेडी था, ग्रहों का निर्माण ऐसे हुआ, मतलब सूर्य टूटा, सूर्य टूटने के बाद जो छोटे छोटे ग्रह बने उसी की परिक्रमा आज भी कर रहे हैं और ग्रह। हालांकि इस पे कई डिबेट भी हुए, कंट्राडिक्शन इस पे एक आध दो हम लोग देख भी लेंगे। आइए देखते हैं क्या इस पे विवाद है, किस बात को लेकर कांट जी की आलोचना होती है। आलोचना का पॉइंट क्या है, कोई कुछ बताएगा? जैसे इनका ये कहना था कि ये था गैस का गोला, बड़ा गोला जो हो गया था छोटे छोटे गैसों को लेके। जैसे होता है ना तालाब में, आप देखिए बड़ी मछली छोटे मछली क्या कर जाती है? खा जाती है। घर में बड़े ओहदे वाले जो लोग होते हैं छोटे वाले ओहदे वाले लोगों को अपने साथ ही मिला कर रखते हैं। डीएम साहब का भी यहाँ उदाहरण देते हैं आपको कि उनके अगल बगल छोटे छोटे लोग हमेशा घूमते फिरते रहेंगे। वो अगर रिटायर भी हो गए तभी 10-20 लोग उनके आगे पीछे घूमते रहेंगे, क्योंकि क्या है, बड़े ओहदे पे रिटायर हुए हैं, उनका मान सम्मान ज्यादा है। तो इसी तरह कांट जी का ये कहना था कि सूर्य क्या था? ऐसे सूर्य गैस का गोला था पूरा। जब छोटे छोटे गैस के हल्के गैस के अपने तरफ आकर्षित किया तो ये क्या होगा? और बड़ा पिंड बन गया। लेकिन जैसे ये बड़ा पिंड बना, ये इस पे क्या कर, ये रोटेट करने की गति बढ़ गई। पहले भी कर रहा है, गति तेज हो गई। जब तेज गति हुई तो इस पे एक बल काम किया, कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल अर्थात बाह्य बल ने काम किया, उसको केंद्रापसारी बल बोलते हैं। जब वो काम किया तो इसमें से कुछ चीजें टूट गई और टूट के यहां आ गई, मान लीजिए इस तरह आ गई, मान लीजिए इस तरह आ गई, ऐसे टूट के आ गई। और टूट के आई तो फिर ये कहीं बाहर नहीं गई, इसके आवरण से बाहर नहीं गई, इसके गुरुत्वाकर्षण से बाहर नहीं गई, इसी के आवरण में अभी भी चक्कर लगा रही है। तो जो छोटे छोटे गैस के गोले टूट के अलग हुए थे या पार्टिकल अलग हुए थे, पिंड अलग हुए थे, वो क्या हो गए? ग्रह हो गए। और जो मूल पिंड बच गया वो क्या हो गया? सूर्य। ये इनका कहना है, ये हम पढ़ भी चुके हैं। अब विद्वानों का ये कहना, जैसे कोई भी थ्योरी तब तक चलती रहती है जब तक कि उस थ्योरी को बिना कोई नई थ्योरी ना हो, उस पर विवाद ना हो, कोई डिबेट ना हो, तब तक वो चलती रहेगी। इसके पहले जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि सूर्य केंद्र में है, इसके बाद उसके पहले पृथ्वी केंद्र में था, ऐसा हम लोग पढ़ रहे थे। तो कई सालों तक वो चलता रहा। फिर बाद में जब उन्होंने दिया तो कॉपरनिकस ने, तो फिर कॉपरनिकस की क्रांति आई, जब ये सिद्ध हो गया तो हट गया। उसी तरह इनका आलोचना होता, पहला आलोचना ये होता है कि जब ये पिंड छोटा था और इससे पिंड जब जुड़े तो बड़ा हुआ, गैस का गोला बड़ा हुआ। जब बड़ा हुआ तो उसकी गति कम होनी चाहिए। गति कैसे बढ़ गई? गति कैसे बढ़ गई? पहली बात, जैसे मान लीजिए हम बताए कि 1 2 4 10 रोटी ऐसे उदाहरण दिए और 30-40 रोटी खाने लगे तो 2 क्विंटल हो जाएंगे। तो जब हम 60 किलो के या 70 किलो के हैं तब हमारी गति और 2 क्विंटल जब हम हो जाएंगे तब हमारी गति में बहुत अंतर आ जाएगा। हमारी गति धीरे हो जाएगी, बढ़ थोड़ी जाएगी। पहली आलोचना। दूसरी आलोचना ये कि जब पिंड एक ही गैस के गोले से अलग हुए, गैस का गोला एक ही था, इसी से तो टूट के अलग हुए, तो टूट के अलग हुए तो फिर इनके जो फीचर्स हैं इनकी विशेषता और सेम होनी चाहिए। विशेषता है अलग अलग कैसे, सही भी बात है। विशेषता अलग कैसे होगी? जब उन्हीं से बुध बना, उन्हीं से शुक्र बना, उन्हीं से पृथ्वी बनी, सभी ग्रहों की विशेषता अलग अलग कैसे होगी जबकि टूटे तो एक ही है। तीसरा 2 हो गया, तीसरा बताइए। तीसरा ये कहा जाता है कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, केंद्रापसारी बल कहां से आ गया? केंद्रापसारी बल कहां से आ गया? क्योंकि इसके बारे में तो बताया नहीं। तो ये 3-4 और भी हैं, लेकिन मोटा मोटी ये है। मैं इसको इसलिए बता दिया कि पीटी के बाद मेंस भी होता है, आप लोग को जानते हैं। सिविल में अगर आप जाएंगे तो जब बड़े एग्जाम को देंगे तो मेंस में होगा, तो मेंस में ये सब चीजें लिखने को आती है कि कांट के सौरमंडल की उत्पत्ति में कांट का जो सिद्धांत है गैसियस थ्योरी,
उसकी आलोचना की व्याख्या करें तो उसमें आप लोगों को काम आएगा। तो इसलिए मैं बता दिया। पहला भाई गति कैसे बढ़ गई, गति कम रहनी चाहिए थी। बड़ी भी जो आपके ना पसारी भक्ति का बता रहे क्योंकि तू कहां से आ गया, और अगर ग्रह सब एक ही सूर्य से अलग हुए हैं तो फिर उनकी विशेषताएं अलग अलग कैसे। जैसे ये क्लास में पढ़ा रहा था पहले तो कई स्टूडेंट बोले कि सर ऐसा होता विशेषता हो सकती है। भाई 4 भाई है, अब 4 भाई एक ही पिता के संतान है, एक ही माँ के संतान है, लेकिन चारों की विशेषताएं अलग अलग होती है। तो कोई शक नहीं है, ये बात उनकी भी कहना सही था, लेकिन इस कंडीशन में इसको हम फुलफिल नहीं करेंगे। तो यहाँ भी ये क्वेश्चन मार्क पूछता है कि ऐसा क्यों हो गया। ठीक, तो ये था कांट का गैसीय सिद्धांत। अब आते हैं लाप्लास का निहारिका सिद्धांत। नेबुला थ्योरी या निहारिका सिद्धांत। निहारिका परिकल्पना या कल्पना, क्योंकि हाइपोथेसिस परिकल्पना और सिद्धांत को प्रूव किया गया, लेकिन परिकल्पना में संभावना है कि ऐसा हो सकता है, इसलिए इनको निहारिका परिकल्पना कहते हैं। निहारिका को बताया उस समय कि नेबुला भी बोला जाता है, नेबुला। और नेबुला को क्या बताते हैं हम पढ़ाते समय कि क्या है, स्टार फैक्ट्री भी होते हैं इसको, फैक्ट्री ऑफ स्टार या स्टार फैक्ट्री। मतलब सबसे ज्यादा जो तारों का निर्माण होता है वो कहां होता है, इसी नेबुला में होता है। नेबुला क्या है, नेबुला गैसों का क्या है, संकेंद्रण, गैसों का संकेंद्रण। मतलब सबसे ज्यादा गैस कहां पाई जाती है, यही नेबुला क्षेत्र। मान लेते हैं जैसा हम बता थे कि ये था पिंड, इसे विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद गैस निकली, ये गैस निकल रही थी, पूरे ब्रह्मांड में फैल गई, यूनिवर्स में। फैलने के बाद कुछ एरिया ऐसा था जहां गैसों का संकेंद्रण तो बहुत अधिक था। जैसे मान लेते हैं, ये वाला एरिया, यहाँ पे गैसों का संकेंद्रण बहुत अधिक। आप देखो तो गैस कैसे भरे, मतलब गैस नजदीक नजदीक, उनके अणु नजदीक है, उनका मॉलिक्यूल्स नजदीक। ये एरिया हो गया, सपोज करिए ये एरिया हो गया, मान लीजिए ये एरिया हो गया, ये एरिया बहुत नजदीक नजदीक ऐसे है, संकेंद्रण का बहुत अधिक है। वहीं इस एरिया में थोड़ा कम है। तो ये जो एरिया है यही है नेबुला, यही नेबुला। मतलब इस एरिया में गैस सर्वाधिक मात्रा में, सबसे अधिक गैस यही है। ठीक है, सबसे अधिक गैस यही है, गैसों का समूह है, गैसों का संकेंद्रण है। अब हम आपको बताए थे कि जो तारे बने थे वो किससे बने थे, गैस से बने थे। यहाँ पे हाइड्रोजन सपोज करिए, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर क्या बनाए थे, हीलियम बनाए थे। और हीलियम से ही प्रकाश और ऊर्जा मिला था। और हम सूर्य को भी देखते हैं, क्या है, सूर्य भी हमारा क्या है, एक प्रकार से सूर्य में भी प्रकाश और ताप निकलता है। तो सूर्य भी क्या है, एक प्रकार से तारा है, तारा ही है सूर्य। तो हम देखते हैं कि सूर्य क्या था, नेबुला के समय क्या था, बहुत सारे प्रकाश निकले थे, इसलिए तारे नहीं थे, निर्माण हुआ था, इसलिए फैक्ट्री ऑफ स्टार्स भी बोलते हैं। अब इनका ये कहना था कि इसको थोड़ा सा इधर करते हैं कि ये जो नेबुला है जहां तारे बने हैं, इनका ये कहना था कि ये नेबुला है, ये जो नेबुला यहाँ जो तारे बने हैं ये एरिया है, इसी को नेबुला कहा गया। यहाँ पे गैस का संकेंद्रण बहुत अधिक है, बहुत अधिक मात्रा में गैस है, और यहीं पे तारे भी बन रहे हैं। मान लीजिए ये कमरा है जहां हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इस कमरे में, इस पूरी एरिया में मान लीजिए 2 सिलेंडर गैस लाकर छोड़ दिया जाए, 10 केजी छोड़ दिया जाए इस कमरे में, तो क्या हो जाएगा, आपको 10 केजी 20 केजी गैस बहुत अधिक दिखेगा, क्योंकि संकेंद्रण ज्यादा है।
क्या हो जाएगा, कम गैस के पार्टिकल्स कम मिलेगा और उसके अणु दूर दूर होंगे, गैस का आभास कम होगा। वही यार पूरे यूनिवर्स में गैस का संकेंद्रण तो हर जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा संकेंद्रण कहाँ था, नेबुला में था। और नेबुला में सबसे ज्यादा संकेंद्रण था तो वो गैस के पार्टिकल्स धीरे धीरे मिलके संलयन विधि से अपने नजदीक आए और एक दूसरे से मिलकर उन्होंने क्या किया, हीलियम का निर्माण किया और वहां से स्टार बना। तो इनका ये कहना था कि ये जो आवरण है, ये नेबुला से बाहर वाला जो आवरण है, ये जो आवरण है, ये बोल रहे हैं कि ये वाला एरिया, इस एरिया का टेम्परेचर क्या हो गया, तापमान कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि ये जो ब्लास्ट हुआ था, ब्लास्ट होने के बाद उस समय तो टेम्परेचर बहुत अधिक था, लेकिन एक समय बाद धीरे धीरे जब ये ठंडा होने लगा, तो जो ठंडा होने के बाद ये एनवायरमेंट था, ये धीरे धीरे ठंडा हो गया, तो नेबुला के बाहर वाले एरिया में क्या हो गया, ठंडा हो गया। और नेबुला के अंदर वाले एरिया में, ये वाला एरिया अभी भी गैसों का संकेंद्रण बहुत अधिक है, तो इसका तापमान क्या है, ज्यादा है। इस वाले एरिया का क्या है, तापमान अभी भी ज्यादा है, इसका तापमान ज्यादा है। बात समझ में आ रही कि नहीं, इसका तापमान ज्यादा है, इसका तापमान कम है और अंदर का तापमान अभी भी ज्यादा है। कोई डाउट होता हो, कोई डाउट, यहां तापमान कम हो गया बाहर का, और यहां तापमान ज्यादा है, और जब तापमान ज्यादा है तो इसके जनक घनत्व में भी अंतर आएगा, इसके घनत्व में भी, यहाँ का घनत्व और यहाँ का घनत्व में अंतर हो जाएगा, तापमान बढ़ गया तो घनत्व में अंतर आ गया, डेंसिटी में अंतर आ गया। कोई डाउट बताइए, कोई डाउट नहीं। तो ये तापमान ज्यादा हुआ, इसका तापमान कम, घनत्व में भी तापमान कम हुआ, जैसे टेम्परेचर कम होगा घनत्व इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब घनत्व बढ़ गया क्या हो गया, रोटेट ज्यादा करने लगा, ये पिंड ज्यादा घूमने लगा। और इनका भी यही कारण था लाप्लास का कि जब ये ज्यादा स्पीड में घूमने लगा तो बाहर का जो पार्टिकल, बाहर जो गैसें थे वो टूट गए, टूट के बाहर हो गए और यहाँ से पिंड बन गए, यहाँ से छोटे छोटे, जैसे ये क्या हो गए, छोटे छोटे पिंड बन गए, यहाँ पर मान लेते ऐसे ऐसे टूट के अलग हुए, यहाँ से ये छोटे छोटे पिंड बन गए, और जो मूल रहा, मूल ये पिंड रहा, ये हो गया सूर्य, और ये जो पिंड बने ये हो गए ग्रह। ठीक है, बात समझ आई। तो इन्होंने थोड़ा सा खाली मॉडिफाई किया, कुछ नहीं किया। इनका यही कारण था कि जब ये पिंड बड़ा था, धीरे धीरे ये और बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद इसके बाहर के आवरण में क्या था, ठंडा हो गया। ठंडा क्यों हो गया, क्योंकि जब टेम्परेचर कम हो गया था, जब विस्फोट हुआ था टेम्परेचर बहुत अधिक था, जब विस्फोट होने के कई सौ साल बाद बाहर के आवरण का टेम्परेचर कम हो गया, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन का बनना कम हो गया, अंदर अभी भी हाइड्रोजन और गैसें थी, गैसों का संकेतन था, इसलिए टेम्परेचर ज्यादा था। जब बाहर टेम्परेचर कम हुआ तो घनत्व में भी कमी आई, परिणाम स्वरूप क्या हो गया, इसके स्पीड बढ़ गए, स्पीड बढ़े तो क्या हो गया, इससे बाहर के छलने के रूप में कुछ पिंड या गैस टूट गया, टूट के अलग हो गया, और अलग होने के बाद वो जो पिंड बचा था वो बड़ा पिंड सूर्य कहलाया, जो छोटे छोटे पिंड टूट गए, जो गैस का गोला टूट गया वो ग्रह कहलाया, और ये अभी भी उसकी परिक्रमा करते हैं अपने मूल पिंड या मूल गैसीय पिंड के। तो यही है ग्रह और यही है सूर्य, जैसा था लाप्लास का निहार का परिकल्पना। हालांकि सेम कहानी वही, ये उनका भी आलोचना होना शुरू हो गया। अब किससे आलोचना हो ये भी बता देते हैं आपको। यहां से बात समझ में आई, लाप्लास का निहार का परिकल्पना के अनुसार जब विस्फोट हुआ था बड़े पिंड में, उस समय टेम्परेचर बहुत अधिक था, लेकिन कुछ समय बाद जब टेम्परेचर कम हुआ तो जहां गैसों का संकेंद्रण था, जिसको नेबुला ये बोल रहे हैं, निहारिका बोल रहे हैं, उस नेबुला में गैसों का संकेंद्रण और कम होने लगा। जो गैस बचे थे उसके बाहरी आवरण पे गैसों का आना कम हुआ, परिणाम स्वरूप वहां टेम्परेचर कम हो गया। जब तापमान कम हुआ उनका घनत्व भी कम हो गया, और उससे क्या हो गया कि इस पिंड का स्पीड क्या हो गया, बहुत अधिक
बढ़ गया, लेकिन उसके केंद्र में अभी भी गैस का संकेंद्रण ज्यादा था। जब ज्यादा था तो यहाँ पे क्या था, बाहर के हिस्सा टूटे, अंदर तो ज्यादा था टूट नहीं पाया, तो बाहर का जो तापमान कम होने से, डेंसिटी कम होने से स्पीड कम ज्यादा हो गया और बाहर के जो छोटे छोटे गैसीय पिंड तो टूट गए। टूट के इस अपने बड़े पिंड का चक्कर लगाने लगे। जो मूल बड़ा पिंड बचा उसको ये सूर्य बोले, और जो छोटे छोटे गैसों का गोला या पिंड टूट के अलग हुए उसको इन्होंने ग्रह कहा। ग्रह आज भी अपने मूल पिंड अर्थात सूर्य का परिक्रमा लगा रहे हैं। यही है नेबुला थ्योरी। अब कोई डाउट हो तो बताइए। अब लाप्लास का भी क्या हुआ, इस थ्योरी परिकल्पना का भी आलोचना हुई। कई लोगों ने किया आलोचना। कई लोगों का ये कहना था कि आप भी वही बात बोल रहे, इसमें नया क्या बोल रहे हैं, आपने एक नई थ्योरी ला दी निहारिका कि निहारिका की जगह संकेतन ज्यादा था। तो ये लोग बोले कि फिर ये जो गैस का गोले से विस्फोट हुआ था तो ये तो कई क्षेत्रों में फैल गया था, तो आपके अनुसार ये जो निहारिका बना वो यही क्यों बना? तो पहला तो निहारिका का निर्माण कैसे हुआ, इसको क्लियर नहीं कर पाए, आखिर यही क्यों हुआ? दूसरा, तापमान कम हुआ, तो तापमान जब कम हो गया तो गैसों का गोला जो है, गैसों के गोले का निर्माण अभी भी होना चाहिए। अभी भी होना चाहिए, अर्थात तापमान तो अभी भी ठंडा होगा तो और भी बनने चाहिए। इतने ही क्यों, 8 ही क्यों बने, 10 क्यों नहीं बन गए, 20 क्यों नहीं बन गए, 50, 100, 200 क्यों नहीं बन गए, और अभी भी बनते रहना चाहिए। आप हम लोग पढ़े थे ब्रह्मांड के निर्माण में कि प्रसार अभी भी हो रहा है ब्रह्मांड का। जब ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है तो इस तरह की घटनाएं अभी भी होनी चाहिए। तापमान तो कम ही हो गया था उस समय, उसके बाद तापमान कम हुआ तो और भी गैसीय पिंड इस तरह के बढ़ने चाहिए, अर्थात अभी भी बनना होना चाहिए, लेकिन इसको नहीं बता पाए। और तीसरा फिर इनका भी आलोचना था कि विशेषता में अंतर क्यों, विशेषता में अंतर क्यों। सही बात भाई, आप भी वही बता रहे हैं कि गैस के गोले थे, इनका स्पीड बढ़ गया, इसका बल काम करने लगा, वहां से टूट गए, निम्दा से टूट गए, तो जब अलग हुए तो जब एक ही पिंड से सभी टूट के अलग हुए, ये भी गैस, ये भी गैस, गैसीय गोला वो भी था, गैसीय गोला ये भी बने। तो जब गैसीय गोला से दूसरा गोला टूट के अलग हुआ और मान लेते हैं कि 8 ही बना, आपके हिसाब से 9 ही बना, तो 8 गोले की विशेषता अलग अलग कैसे हो सकती है, फिर बराबर होनी चाहिए। तो इस पॉइंट पे भी ये फेल कर गए कि विशेषता में अंतर कर। तापमान कम हुआ था तो तापमान अभी भी कम हुआ है, उसके बाद गोले अभी भी बनने चाहिए गैसीय रूप में, अर्थात ग्रहों का निर्माण अभी भी होना चाहिए, जो हम नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं खोज पा रहे हैं। और निहारिका का ही निर्माण वही क्यों हुआ और एरिया में या फिर और जगह क्यों हुआ, तो इस तरह इनकी भी आलोचना की जाती है। तो सौर मंडल की उत्पत्ति के संबंध में जो मोनोलिस्टिक थ्योरी थी उसमें 2 थे, लाप्लास कांट का, एक तो कांट का था गैसीय सिद्धांत, गैसियस थ्योरी ऑफ कांट, और दूसरा नेबुला थ्योरी ऑफ लाप्लास, लाप्लास का निहारिका परिकल्पना या हाइपोथेसिस। तो ये हम लोग आज देख लिए कि सौर मंडल की उत्पत्ति के संबंध में एक थ्योरी को, एक सिद्धांत को देखते हैं, मोनोलिस्टिक थ्योरी को देखेंगे। अब हम लोग अगले क्लास में ड्यूअलिस्टिक थ्योरी को देखेंगे और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा उस सभी क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वेश्चन करके आइए और कोई भी डाउट हो तो उसको क्लास में जरूर पूछिए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों लोग पढ़ रहे हैं इसमें नो डाउट, लेकिन और पढ़ने की जरूरत है, मेहनत और करने की जरूरत है, क्योंकि अभी का मेहनत आगे रंग लाएगा। अभी आप लोग दुनियादारी सब कुछ भूल के सिवा पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं। मान लीजिए कि हम लोगों को इस धरती पे सिर्फ और सिर्फ 2-3 साल पढ़ने के लिए, सालों पढ़ने के लिए ही भेजा गया है, बाकी शाम हम लोग बाद में कर लेंगे। ये सोच के जब आप पढ़ेंगे तो जरूर पढ़ेंगे। तो मेरी हार्दिक इच्छा रहेगी कि आप लोग जम के पढ़िए और बाकी चीजें तो होती रहेंगी। इस तरह हम लोग सौर मंडल की उत्पत्ति को देख लिए हैं, मोनोलिस्टिक थ्योरी को देखें, हम लोग ड्यूअलिस्टिक को कल देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।